हाय फ्रेंड्स, गुरुकुल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक बार आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हमने इंश्योरेंस क्लेम लिया था पार्ट फर्स्ट में। आज हम थोड़ा सा कॉस्टिंग के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिस पर वेज पेमेंट मेथड जो है, जो हर एग्ज़ाम में या हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें खासकर हेल्से और रोवन के प्लान हम लोगों को ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन जिसकी शुरुआत है, जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, कि वेज पेमेंट हम लोगों को किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, या कोई भी जगह पर मजदूरी के दर किस प्रकार से तय किए जाते हैं, ये सीखने के लिए हमको आज थोड़ा सा हम इसके दोनों टाइप्स के बारे में हम विचार करेंगे। नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो कोई भी वेज पेमेंट मेथड जो है हमारे, या वेज पेमेंट के जो मेथड हम लोगों को दिए गए हैं, वो दो ही प्रकार के हमारे मेथड्स हैं। एक तो है हमारा टाइम रेट सिस्टम, और एक दूसरा हमारा मेथड है पीस रेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों मेथड के बारे में डिटेल थोड़ा सा लेना होगा। ये बेसिक मेथड है, क्योंकि जो भी वेज पेमेंट निश्चित किया जाता है किसी भी मजदूर का या किसी भी वर्कर का, वो इन दोनों मेथड के आधार पर ही तय किया जाता है। बाद में जो इसमें बदलाव आते हैं, या अलग अलग जो प्लान आते हैं, या अलग अलग प्रकार से जो एडलेस होते हैं, वो इन दोनों सिस्टम के आधार पर ही किए जाते हैं। नॉर्मली देखने में आता है कि कोई भी मजदूर काम करता है, एक तो उसको समय के अनुसार, टाइम के अनुसार हम उसको पेमेंट देते हैं। जैसे प्रति घंटा उसने कितना काम किया, प्रति सप्ताह उसने कितना काम किया, या प्रति महीना उसने कितना हमारे यहाँ पे काम किया, उस हिसाब से हम उसके समय के आधार पर हम उसे मजदूरी देते हैं। दूसरा एक है पीस रेट सिस्टम, कि जिसमें समय का ध्यान न रखते हुए हम उसने कितने उत्पादन के नग तैयार किए, या कितने क्वांटिटी उसने तैयार किए, उत्पादन कितना किया, उसकी मात्रा क्या थी। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये दोनों ही मेथड महत्वपूर्ण है। दोनों के अपने अपने जगह पर फायदे और नुकसान है, लेकिन फिर भी कई जगह पर टाइम रेट सिस्टम ज्यादा उपयुक्त होता है और कहीं पर पीस रेट सिस्टम ज्यादा उपयुक्त होता है। थोड़ा सा आज ज्यादा विस्तार न करते हुए हम लोग इसका बेसिक आप लोगों को ध्यान में दिलाने की कोशिश करूंगा मैं, कि जैसे कि टाइम रेट सिस्टम जो है, इस टाइम रेट सिस्टम के अंदर समय ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वर्कर कितने समय हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, और समय में सपोज मैनेजमेंट ये डिसाइड कर लेता है कि जैसे 1 घंटे के 10 रुपए हम लोगों को देना है, तो एक वर्कर है, अगर हमारे पास 5 घंटे काम कर रहा है तो उसको 50 रुपए हम देंगे। अगर वो 8 घंटे हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उसको हम 80 रुपए देंगे। अगर वो 10 घंटे हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हम उसको 100 रुपए देंगे। तो नॉर्मली उन घंटों के आधार पर 1 घंटे का रेट तय कर लिया जाता है, और उस वर्कर को जितने घंटे वो काम करता है उतने देर के लिए उसे पारिश्रमिक मिलता है। इसके लिए इसका जो सूत्र है वो हम लिखते हैं टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। अब आप बोलोगे कि मेथड कैसे डिसाइड करें, कि कौन से वर्कर को टाइम रेट देना चाहिए या कौन से वर्कर को पीस रेट देना चाहिए। डिपेंड करेगा उस कंपनी के, या उस प्रोडक्शन करने वाले कंपनी के फैक्टर पे, या उसके नेचर पे, कि वो किस तरीके का काम करती है। अगर काम यंत्रों से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति कितना भी चाहे गति अगर बढ़ाता भी है वो, तो भी उसे ज्यादा उत्पादन नहीं करते आएगा, क्योंकि जहां मशीन से उत्पादन होना है, व्यक्ति उस मशीन की स्पीड से ही काम करेगा, उसके खुद की स्पीड वहां काम आएगी नहीं। तो ऐसी कंपनियों में टाइम रेट सिस्टम देना ज्यादा उपयुक्त है। इसी के साथ साथ में यदि आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए, ज्यादा आर्ट वर्क चाहिए, अच्छा प्रकार का हमारे को उत्पादन की किस्म वगैरह चाहिए, तो हम लोगों को टाइम रेट सिस्टम देना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक कलाकार है, अगर हम उसे ड्राइंग करने के लिए, अगर हम उसे पेंटिंग के ऊपर हम उसका मजदूरी देते हैं, या उसके कला के ऊपर हम उसको मजदूरी देते हैं, ये दोनों प्रकार हमको थोड़ा सा समझने पड़ेंगे। जैसे कि एक कलाकार है, मैंने आपको बताया कि उसको अगर हम बोल रहे हैं कि आपके पास फुल टाइम है, आप लोग आराम से करो और हम आपको अच्छे से अच्छी आप पेंटिंग दोगे, तो हम आपको इसके 1000 रुपए आपको देंगे। तो वो वर्कर क्या करेगा कि भाई 1000 रुपए पाने के लिए वो जल्दी जल्दी काम करेगा, और उसको पता है कि मैं एक पेंटिंग तैयार कर लूंगा तो 1000 रुपए मिल जाएंगे, और उस जल्दी जल्दी में वो क्वालिटी को भूल जाएगा, और जितने ज्यादा पेंटिंग बनाएगा उसको उन पेंटिंग के 1000 रुपए के हिसाब से मिलते जाएंगे। लेकिन ये अगर हमने ये वाला फैक्टर हटा दिया, ये हो गया हमारा पीस रेट, की जिसपे उसको पर पेंटिंग पे 1000 रुपए मिल रहे हैं। अब हमने पीस रेट वाला फैक्टर हटा दिया, अब हमने उसको बोल दिया कि आप प्रतिदिन हमारे यहाँ पर आइए, हम आपको 500 रुपए रोज के देंगे, और आप हमारे यहाँ पे आइए और आपसे जितने पेंटिंग बन सकते हैं आप बनाइए।
तो आप जाहिर सी बात है आप देखोगे वो दिन भर आएगा, दिन भर हमारे यहाँ पे पेंटिंग बनाएगा, उसको दिन में 500 रुपए तो फिक्स मिलने हैं। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, भले ही वो एक पेंटिंग भी ना बना सका या 4 दिन में भी उसने एक पेंटिंग बनाई तो भी उसे 500 रुपए तो डेली के मिलने ही है। और इस तरीके से वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देगा अपने काम के प्रति, ज्यादा रुचि से काम करेगा, क्योंकि उसे आज वो टेंशन नहीं है कि भाई घर जाते समय मैं क्या लेकर जाऊंगा, क्योंकि जैसे पीस रेट में उसे पता है कि पेंटिंग कंप्लीट करूंगा तो ही मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन टाइम रेट में उसे ये निश्चिंत है कि अगर वो 8 घंटे वहां पर काम कर रहा है तो उसे 500 रुपए तो मिलने ही है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो वर्कर को जहां उसके वेजेस का गारंटी हो गया कि नहीं मुझे इतना तो मिलना ही है, तो वो अपना काम आराम से करेगा, जल्दबाजी में नहीं करेगा और अच्छे से ड्राइंग करने की, अच्छे से अपनी कला दिखाने की वो कोशिश करेगा। तो ऐसी जगह पर भी टाइम रेट देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां पर क्वालिटी की बात आएगी वहां पर टाइम रेट आएगा, जहां पर यंत्रों की बात आएगी वहां पर टाइम रेट आएगा, जहां पर हमको नगों में ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा माल चाहिए या जहां पर हमको स्पीड बढ़ाना है ऐसी जगह पर हमको पीस रेट होते हैं। और दोनों ही सिस्टम के फायदे हैं, जैसे सिक्के के दोनों पहलू है, एक के किसी के फायदे है तो दूसरे के नुकसान है और दूसरे के फायदे तो पहले के नुकसान है। तो जो दूसरा हमारा फार्मूला है यहाँ पर पीस रेट सिस्टम का, इसमें हम देखेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। अब आप बोलोगे कि ये फार्मूले दोनों ही इजी है। जैसे वर्कर ने मैंने अभी आपको बताया कि 10 रुपए प्रति घंटा अगर हम उसे दे रहे हैं तो 2 घंटे के 20 रुपए हो गए, 4 घंटे के 40 रुपए हो गए। अगर हम उसको पीस के ऊपर दे रहे हैं, एक पीस बनाने के अगर उसको हम 10 रुपए दे रहे हैं तो एक पीस के 10 रुपए हो गए, 5 पीस बनाएंगे तो 50 रुपए हो गए और 8 पीस बनाएंगे तो 80 रुपए हो गए। इस तरीके से हम देखेंगे तो दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह पर काम करती है। एक में क्वालिटी मिलती है, एक में क्वांटिटी मिलती है, और दोनों में ही मेथड, दोनों ही प्रकार के मेथड हमारे कंपनियों में हम लोग यूज कर देते हैं एज पर कंपनी के नेचर या उत्पादन के प्रकार के हिसाब से। अब एक प्रॉब्लम आज हमने आपके सामने अभी लिखा है यहाँ पर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ आवर 5 यूनिट्स। 1 घंटे में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 5 यूनिट होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये स्टैंडर्ड कैसे ठहराया गया? नॉर्मली देखो आप 3 घंटे का पेपर लिखते हो, 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर आपका कवर होना चाहिए। तो ये जो पेपर निकाला जाता है तो ये ऐसे ही नहीं निकाला जाता है, एक स्टैंडर्ड ठहराया जाता है कि एक नॉर्मल बच्चा कितने टाइम में लिख सकता है और एक स्पीडली लिखने वाला बच्चा कितने टाइम में लिख सकता है। तो इसके आधार पर एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है कि इतने प्रॉब्लम अगर हम पेपर में देते हैं तो बच्चा इजीली 3 घंटे में वो सॉल्व कर सकता है, चाहे वो नॉर्मल विद्यार्थी हो या हाईएस्ट रैंक वाला विद्यार्थी हो। तो इसी आधार पर किसी फैक्ट्री में जब हम कॉस्ट शीट के अंतर्गत, कॉस्टिंग एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है जहां पर हमको जो चीजें अकाउंट में नहीं मिलती वो कॉस्टिंग में सीखने को मिलती है। तो जैसे इसमें टाइम हमने देखा कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 घंटे में 5 यूनिट होना ही चाहिए और इन अ डे ऑफ 10 आवर्स, 10 घंटे के एक दिन में 10 घंटे दिए गए हैं। मिस्टर ए प्रोड्यूस्ड 40 यूनिट्स, मिस्टर ए ने 40 यूनिट बनाए हैं, बी प्रोड्यूस 45 यूनिट्स, सी प्रोड्यूस 50 यूनिट्स एंड डी प्रोड्यूस 60 यूनिट्स। तो इस प्रकार से हम लोगों को 4 व्यक्तियों के यहाँ पर वेजेस कैलकुलेट करने हैं। चारों ने कितने यूनिट बनाए हम लोगों को दिए हुए हैं। रेट पर आवर ₹10 और 1 घंटे के 10 रुपए वेज रेट हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। एक सिंपल सा पैटर्न है, इसको हम हर एक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो बेसिक मेथड है हमारे टाइम रेट और पीस रेट सिस्टम, इसमें हम पहले टाइम रेट से इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि टाइम रेट में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है टाइम टेकन। अब आपको ये ढूंढना है कि इसमें ए बी सी डी इनका टाइम टेकन कितना है। अब आप एक उदाहरण को जब थोड़ा सा क्लियरली, थोड़ा सा बारीकी से आप पढ़ोगे तब आपके ध्यान में आएगा कि इन अ डे ऑफ 10 आवर्स, 10 घंटे का एक दिन है पूरा। इस एक दिन में ए 40 यूनिट बना रहा है, बी 45 बना रहा है, सी 50 और डी 60 यूनिट बना रहा है। मतलब प्रति व्यक्ति 10 घंटे काम कर रहा है। भले ही उनका उत्पादन अलग अलग है, लेकिन जब टाइम रेट सिस्टम की बात आएगी तो यहाँ पर हम लोगों को इन्होंने कितने यूनिट बनाए इससे कोई मतलब नहीं है, इन्होंने कितने घंटे काम किया इससे मतलब है। तो प्रति वर्कर के हमारे यहाँ पर हो गए 10 आवर्स। हर व्यक्ति 10-10 घंटे यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए बहुत इजी है आप लोगों को समझने के लिए, थोड़ा सा आप बारीकी से ध्यान दें कि यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूले में क्या लिखना है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टाइम टेकन। दूसरा हमको फॉर्मूले में लगने वाला पॉइंट है रेट पर आवर। इस रेट पर आवर को हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट में, रेट पर आवर 10 रुपए। तो यहाँ पर
₹10 1 घंटे के हमको दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। एज अर्निंग टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, ये हमारा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। इसी को कंटिन्यू करते हुए 10 इंटू 10 ₹100। बी का अर्निंग 10 इंटू 10 ₹100। सी का अर्निंग 10 इंटू 10 ₹100 और डी का भी अर्निंग उतना ही 10 इंटू 10 ₹100। तो ये फायदा है देखो कि ये टाइम रेट सिस्टम में सभी को ₹100 मिलेंगे, क्योंकि जब टाइम बेस है तो टाइम बेस वहां पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहां पे उसने कितने यूनिट तैयार किए इससे मतलब नहीं है। अब आप ये ना सोचे कि वो 40 यूनिट तैयार कर रहा है और वो डी जो है वो 60 यूनिट तैयार कर रहा है। तो हो सकता है डी स्कॉलर स्टूडेंट है, जैसे स्कॉलर स्टूडेंट अगर रहेगा तो 3 घंटे में पूरा पेपर कवर कर लेगा, और एक अगर अनस्कॉलर या अनस्किल रहेगा तो वो कम करेगा, लेकिन कम करके भी अच्छा करेगा। तो दोनों ही अपने जगह पे मायने रखते हैं। यहाँ पर हमको यूनिट का विचार न करते हुए लिए गए समय का विचार करना है। इसके बाद हम अब अगली मेथड देखेंगे। तो अब इसकी अगली मेथड हम देखेंगे पीस रेट सिस्टम। अभी हमने टाइम रेट सिस्टम से देखा कि हर एक वर्कर ने 10 घंटे काम किया था और हर वर्कर को ₹10 प्रति घंटे के हिसाब से ₹100 मिले थे। अब रहा सवाल पीस रेट सिस्टम। इसका जो फॉर्मूला है इसमें हम टाइम का न देखते हुए उसने कितने यूनिट बनाए हैं, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, इसका हम विचार करेंगे कि उसको एक यूनिट का कितना मिल रहा है और उसने कितने यूनिट बनाए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फॉर्मूले में दिया है यूनिट प्रोड्यूस्ड वो लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर आप देखो कि ए ने 40 यूनिट्स बनाए हैं, तो ए के आगे हमने लिखे 40। बी ने 45 यूनिट्स बनाए हैं, सी ने यहाँ पर 50 यूनिट्स बनाए हैं और डी ने 60 यूनिट्स बनाए हैं। तो हमारे फॉर्मूले में जो हमको लगने वाला है यूनिट प्रोड्यूस, ए के, बी के, सी के और डी के चारों के हमने यूनिट्स लिख लिए। अब रहा सवाल रेट पर यूनिट। अब आपको लग रहा है कि रेट पर यूनिट तो दिख नहीं रहा है एग्जाम्पल में कहीं। आप पूरा एग्जाम्पल देखिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है 5 यूनिट का 1 घंटे में, हर वर्कर 10 घंटे काम कर रहा है, सभी वर्कर के यूनिट दिए हुए, रेट प्रति घंटे के ₹10 दिए हुए। तो आप बोलोगे कि सर रेट पर यूनिट लिखेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रमाण हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे रेशो में क्या दिया हुआ है और उसके आधार पर हमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब प्रमाण कैसे लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए 1 घंटे में 1 आवर में यहाँ पर 5 यूनिट ये बना रहे हैं, ये तो कंफर्म है कि 1 घंटे में 5 यूनिट बना रहे हैं। इसके बाद इन्होंने हमको दिया है कि 1 आवर के ₹10 हमारे है, ये लास्ट में यहाँ पे बोला है रेट पर आवर ₹10। अब आपको ये देखने के बाद क्या लग रहा है कि 1 आवर में 5 यूनिट बन रहे हैं और 1 आवर के ₹10 है। अब आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक ही लाइन में बोलिए कि 1 घंटे में 5 यूनिट ₹10 में बन रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रमाण के आधार पर हम लोग को लेते आएगा कि ₹10 में 5 यूनिट बन रहे हैं। 1 आवर हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, तो हमारा ₹2 प्रति यूनिट हो गया। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी कैलकुलेशन करते समय रुपीज ऊपर आएगा, यूनिट नीचे आएगा। और भी आगे कैलकुलेशन आएंगे जिसमें रुपीज का स्थान ऊपर ही रहेगा। अगर यार यदि आप इसको उल्टा सीधा कर दे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसके लिए रुपीज हमेशा ऊपर रखे और यूनिट को हमेशा नीचे रखे। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रमाण आया, 1 घंटे में 5 यूनिट बन रहे हैं ₹10 में, तो ₹10 में अगर 5 यूनिट बन रहे हैं तो ₹2 प्रति यूनिट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज अर्निंग इज इक्वल टू, ए के है 40 इंटू ₹2 ₹80। बी ने तैयार किए यहाँ पर बीज अर्निंग 45 इंटू 2 ₹90, बी के ₹90। सीज अर्निंग 50 इंटू 2 ₹100 और डीज अर्निंग 60 इंटू 2 ₹120। इस प्रकार से देखिए 30 रेट से हम लोगों को इनका वेजेस कैलकुलेट करते आता है। इसी एग्जाम्पल को अब हम टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट में हम लोगों को इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट।
इसके आगे लिखेंगे अर्निंग इज इक्वल टू, इसमें जितने वर्कर होंगे प्रत्येक की अर्निंग हम अलग अलग निकाल सकते हैं। इसका सूत्र हमने लिखा है यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। अब आप बोलेंगे कि सर ये फॉर्मूला तो पीस रेट का है जो अभी अभी हमने सॉल्व किया, लेकिन इसमें एक कंडीशन है यहाँ पर एज पर रूल, इसके रूल के अनुसार। अब ये पीस रेट का फॉर्मूला यूज करते हुए एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनको हम वैज्ञानिक व्यवस्थापन के जनक कहते हैं, इनके अनेक प्रयोग किए गए हैं कर्मचारियों पर और इन्होंने अनेक प्रयोगों के माध्यम से ये सिद्ध किया है जो आज भी कंपनियों में इनके मेथड फॉलो की जाती है। अब इन्होंने क्या किया, फॉर्मूले दो ही है मेन, एक तो टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम, लेकिन अब इसी में कुछ न कुछ बदलाव होते हुए आगे के सारे प्लान इन दोनों प्लान्स पर डिपेंड करेंगे। तो इन्होंने फॉर्मूला वही लिया यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, पर ब्रैकेट में कंडीशन है एज पर रूल। तो सबसे पहले हमको टेलर का रूल देखना पड़ेगा कि टेलर का रूल क्या है। टेलर का पहला रूल ऐसे बोलता है अपने को कि बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट, बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, और इसका दूसरा रूल है यहां पर at an above standard output 120% of normal piece rate। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, अब इसने फॉर्मूला वही रखा है लेकिन रूल बना दिया है, जो व्यक्ति स्टैंडर्ड आउटपुट से कम काम करेगा उसे नॉर्मल पीस रेट के 80% मिलेंगे। अब आपको पता है नॉर्मल पीस रेट अभी हमने निकाला, रेट पर यूनिट 2 रुपए, तो नॉर्मल पीस रेट हमारा 2 रुपए है, तो 2 रुपए के 80% अगर हम देखेंगे तो 1.60 रुपया। तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम काम करेगा उसे 1.60 रुपया मिलेंगे, 2 रुपए नहीं मिलेंगे। और जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा काम करेगा या स्टैंडर्ड आउटपुट जितना काम करेगा उसे 2 रुपए के 120% मतलब 2.40 रुपए उसे मिलेंगे। तो ये डिफरेंस वहां पर टेलर ने अपने मेथड में यूज किया, क्योंकि टेलर बहुत कड़क व्यक्ति था। वो ये कभी भी क्या करता था कि समय, गति, थकान, इनके अध्ययन से उसने अलग अलग प्रकार के अनुभव लिए और उसके आधार पर उसने पनिशमेंट ठहरा दी। पे जो कम काम करेगा उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए और जो ज्यादा काम करेगा उसे बोनस या अच्छा पेमेंट मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अच्छा काम करेंगे तो बोनस मिलेगा, बख्शीश मिलेगा, इनाम मिलेगा, और कम काम करेंगे तो वहां पे दंड रखने की भी, दंड लेने की भी या दंड देने की भी तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने तैयार किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट और एट एन अबोव स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, ये भी अब हमको प्रॉब्लम में ही देख के पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे दिया है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन आवर 1 यूनिट, तो अपने को स्टैंडर्ड आउटपुट सबसे पहले निकालना है कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है। अब 1 घंटे में 1 आवर में 5 यूनिट बन रहे हैं और दिन है हमारा 10 घंटों का, इन अ डे ऑफ 10 आवर्स। तो अगर हम विचार करें कि 1 घंटे में 5 यूनिट बन रहे हैं तो 10 आवर्स में कितने यूनिट बनेंगे, 10 इंटू 5/1 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स का स्टैंडर्ड हो गया। तो अब आपके सामने देखो, ए अगर 40 यूनिट बना रहा है तो वो बिलो स्टैंडर्ड में है, बिलो स्टैंडर्ड में है मतलब वो पहले रूल में आ गया। बी अगर 45 बना रहा है तो वो भी बिलो स्टैंडर्ड में है। सी अगर 50 बना रहा है तो वो सेकंड रूल में आ गया, और डी अगर 60 बना रहा है तो वो भी सेकंड रूल में आ गया। मतलब आपको अगर ओरली आप विचार करें तो आपको ये ध्यान में आएगा कि ए और बी को 1.60 के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, जबकि सी और डी को 2.40 के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। फॉर्मूला वही है लेकिन रूल के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो गया। तो ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्निंग कितना आएगा। एज अर्निंग यूनिट प्रोड्यूस, इसका फॉर्मूला लिख लिया है हमने ऊपर, यूनिट प्रोड्यूस 40 और रेट पर यूनिट 2 रुपए नहीं लगाएंगे, 1.60 मतलब 64 रुपए। उसके बाद में बी की अर्निंग, आप चाहे इसे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट, और बी की अर्निंग
45 into 1.60. C is earning 50 into 2.40 और D is earning 60 into 2.40 और ये बिलो स्टैंडर्ड है, ये एट स्टैंडर्ड है और ये अबोव स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों भी फर्स्ट रूल में आ रहे हैं और ये दोनों सेकंड रूल में आ रहे हैं। तो जैसे ए की अर्निंग आई है 64 रुपए, बी की अर्निंग आएगी 45 इंटू 1.60 72 रुपीज, सी की अर्निंग आएगी 50 इंटू 2.40 120 रुपीज और आखिरी में जो डी है इसका आएगा 144 रुपीज। दैट्स ऑल। इसके बाद हम देखेंगे मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसका फॉर्मूला है हमारे पास में यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। अब आप फिर से वही बोलेंगे कि ये तो सर टेलर का फॉर्मूला था या तो ये पीस रेट का फॉर्मूला था, लेकिन मेरिक ने भी यही फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन जैसे टेलर का रूल था वैसे इसने भी अपना रूल लगा दिया है एज पर रूल। तो इसको रूल देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ये इनका क्या कहना है। इनका पहला रूल बोलता है कि बिलो 83% इफिशियंसी नॉर्मल पीस रेट, सेकंड रूल बोलता है इनका अबोव या फिर 83% टू 100% इफिशियंसी 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। और तीसरा रूल इनका बोलता है अबोव 100% इफिशियंसी 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान में आ रहा है कि कुछ चेंज हो गया है थोड़ा सा फॉर्मूला में, कुछ थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है टेलर की अपेक्षा। टेलर ने स्टैंडर्ड आउटपुट से कंपैरिजन की थी और टेलर का जो प्लान था वो पनिशमेंट वाला था। जो कम काम करता था उसे 80% देता था और जो ज्यादा काम करता था या स्टैंडर्ड जितना करता था उसे 120 देता था। लेकिन मेरिक ने थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हुए क्या किया, वर्कर के लिए इफिशियंसी काउंट की। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्यक्षमता, कि कर्मचारी कितनी कार्यक्षमता से अपना काम करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ इफिशियंसी निकालना पड़ेगी। इफिशियंसी के दो फॉर्मूले हमारे पास में है। दूसरा अपना जो है वही पीस रेट जो 2 रुपए हमने निकाला था, नॉर्मल पीस रेट देखो यहाँ पर 2 रुपए रहेगा। 110% 2 रुपए के जो आएंगे वो 2 रुपए 20 पैसे हो जाएंगे और 120% 2 रुपए के हो जाएंगे 2 रुपए 40 पैसे। मतलब ये तो हमारा पीस रेट तो कैलकुलेट हो गया। अब रहा सवाल इफिशियंसी का, तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 या स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम इंटू 100। लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों को ये वाला ज्यादा सूट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में एक्चुअल आउटपुट भी है, जैसे ए के 40, बी के 45, सी के 50 और डी के 60। और उसी तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट भी है जो हमने अभी टेलर में निकाला था कि 50 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो इस आधार पे अगर हमने इफिशियंसी कैलकुलेट करी तो एज इफिशियंसी 40 अपॉन 50 इंटू 100, बीज इफिशियंसी 45 अपॉन 50 इंटू 100, सीज इफिशियंसी 50 अपॉन 50 इंटू 100 और डीज इफिशियंसी 60 अपॉन 50 इंटू 100। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसका आएगा आंसर 80%, इसका मिलेगा 90% और इसका आएगा 100% और इसका आएगा 120%।
तो तीनों की चारों की हमने इफिशियंसी निकाल ली। ए 80% इफिशियंसी से काम कर रहा है, बी 90 से, सी 100% से, और डी जो काम कर रहा है 120% से। तो अब यहां पर हम इनको प्लान में बिठाएंगे। बिलो 83 में कौन है अपने पास? ए है, तो बिलो में ये आ गया है, इसको पहले रूल से अपने को वेतन देना होगा या इसको अपनी मजदूरी देनी होगी। दूसरा है 83 से 100 तक, तो 83 से 100 तक ये दोनों बैठते हैं, तो ये हो गए सेकंड रूल के, ये हो गया फर्स्ट रूल का, और 100 से जो ज्यादा है वो तीसरे रूल में बैठ रहा है, तो ये बैठेगा थर्ड रूल में। तो अब हम लोगों को रूल ध्यान में आ जा रहे हैं, तो अब हम इनका निकालेंगे अर्निंग। तो अर्निंग निकलेगा ए का 40 यूनिट 2 रुपए से 80 रुपए, बी का 45 यूनिट्स, इसका जो है बी का 45 यूनिट्स इसने बनाया है, इसको हम देंगे 1 रुपया 2 रुपए 20 पैसे से 99 रुपीज। सी का अर्निंग हो जाएगा हमारा 50 यूनिट्स इंटू 2 इसको भी हम देंगे ना 2.20 तक 110 रुपए, और डी का अर्निंग हो जाएगा हमारा 60 इंटू 2.40 144 रुपीज। आगे बढ़ते हुए इसी प्रॉब्लम को अब हम अगले मेथड से सॉल्व करेंगे। गैंट टास्क बोनस प्लान। अब इन महाशय ने क्या किया देखिए, अब इन्होंने तीनों ही इनके जो रूल है इसमें इन्होंने टाइम रेट को भी ले लिया है और पीस रेट को भी ले लिया है। अब हमारे पास टाइम और पीस दो ही रूल थे। टेलर साहब ने यूनिट वाला प्रोड्यूस वाला जो पीस रेट का था वो लेके अपना रूल बना लिया, मेरिक ने यूनिट प्रोड्यूस का ही लेके अपना बना लिया, और गैंट टास्क ने इन दोनों के ही कंपैरिजन में एक अपना जो रूल बनाया है। तो 3 रूल में इन्होंने दोनों ही मेथड ले लिए। तो इनका ऐसा बोलना है कि बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट, बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट गारंटेड टाइम रेट, गारंटेड टाइम रेट। अब टाइम रेट कितना है? 10 रुपए पर आवर। ये हम लोगों को यहां पे दिया हुआ है कि ₹10 पर आवर। इनका दूसरा रूल है एट स्टैंडर्ड आउटपुट, एट स्टैंडर्ड आउटपुट 120% ऑफ टाइम रेट। और तीसरा रूल जो इनका है अबोव स्टैंडर्ड आउटपुट, अबोव स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू हाई पीस रेट। अब हम लोगों को देखना होगा कि ये क्या है। ये तो टाइम रेट है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। यहाँ पर टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर का जो आंसर आएगा उसका 120% हमको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे अगर वो स्टैंडर्ड से ज्यादा काम कर रहा है, हम लोगों ने अभी टेलर में इनका स्टैंडर्ड निकाला ही है। ए जो है बिलो स्टैंडर्ड है, बी जो है बिलो स्टैंडर्ड है, सी जो है एट स्टैंडर्ड है, और डी जो है अबो स्टैंडर्ड है। तो अब इन चारों को अगर हम देखते हैं तो ए और बी बिलो स्टैंडर्ड में आते हैं क्योंकि इन्होंने 50 यूनिट से कम बनाया है। क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड कितना है? 50 यूनिट्स का हमारा स्टैंडर्ड है। हमने ये अभी अभी कैलकुलेट किया ही है। तो 50 यूनिट्स में से इन्होंने 40 और 45 बनाए हैं, तो ए और बी तो इसमें बैठ रहे हैं। उसके बाद में सी ने अगर 50 यूनिट बनाए हैं तो वो एट स्टैंडर्ड वाले रूल में बैठ रहा है, और डी ने ज्यादा बनाया है तो वो अबो स्टैंडर्ड वाले रूल में बैठ रहा है। अब सवाल ये रहा कि ये तो टाइम रेट के 120% हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यूनिट प्रोड्यूस इनटू हाई पीस रेट, यूनिट प्रोड्यूस तो है हमारे पास 60 यूनिट, लेकिन हाई पीस रेट, हाई पीस रेट या तो एग्जांपल में दिया हुआ होगा, लेकिन अपने को यहाँ पर कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। अगर हाई पीस रेट दिया हुआ नहीं है तो नॉर्मल पीस रेट के 120% हमको लेने चाहिए। मैं एक बार फिर बोलूंगा, हाई पीस रेट यदि एग्जांपल में दिया हुआ है तो वो लेंगे, और यदि नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल पीस रेट के 120% लेंगे। तो नॉर्मल पीस रेट के ही हमको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। नॉर्मल पीस रेट हमारे पास था 2 रुपए, इसका 120% हो जाएगा 2 रुपए 40 पैसे। इस तरीके से हमको कैलकुलेट पर करना पड़ेगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल में दिया है तो फिर हम वो लेंगे, ये मन से नहीं निकालेंगे। तो बस हम लोगों को लेंगे एज अर्निंग टाइम टेकन
इंटू रेट पर आवर, क्योंकि गारंटेड टाइम रेट देना है हमको, तो टाइम टेकन है 10 आवर्स, रेट पर आवर भी 10 रुपीज, तो यहाँ पर हो गए हमारे 100 रुपीज। बी का अर्निंग भी इसी तरह, क्योंकि पहले रूल में ही बैठेगा, बिलो स्टैंडर्ड है 10 इंटू 10 100 रुपीज। सी ने है स्टैंडर्ड जितना काम किया है 50 यूनिट का स्टैंडर्ड है और 50 बनाए हैं, तो सी का अर्निंग हम देंगे टाइम टेकन T इंटू आर इंटू 120%, T इंटू आर 10 इंटू 10 इंटू 120%, ये आएगा 120 रुपए। और डी जो है हम लोगों का, डी का अर्निंग अब हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। डीज अर्निंग जो है हाई पीस रेट से देना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला लेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड इंटू हाई पीस रेट। यूनिट प्रोड्यूस है इसके 60, हाई पीस रेट है 2 रुपए 40 पैसे, तो इसका आंसर आएगा 144 रुपीज। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन में गैंट टास्क का प्लान कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आज हमने टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम में अलग अलग फॉर्मूलों से हमने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है हेल्से 50-50 बोनस प्लान या हेल्से का प्रीमियम प्लान और रोवन का जो प्रीमियम प्लान है वो मैं अभी आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में या बहुत से यूनिवर्सिटियों में ज्यादातर ये ऑलमोस्ट जो पूछे जाते हैं हेल्से और रोवन के ही प्लान पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या समझ में आता है आपको, तो आप इसे जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए, और आने वाले जो नेक्स्ट हेल्से रोवन में मैं उसको आप में वो पैटर्न बताऊंगा कि जो एग्जाम में खासकर या विशेषकर पूछे जाते हैं। धन्यवाद।